आज के हमारे चैप्टर का नाम है आरंभिक मानव की खोज में। पुरास्थल जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते थे। पुरास्थल किसे कहते हैं? जहाँ पे औजार, बर्तन, जो हमें पुरानी पुरानी चीज़ें मिलती हैं ना, उन्हें पुरास्थल कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं पुरास्थल में हमें क्या क्या मिलता है? औजार मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं, इमारतें और जैसी वस्तुएं मिलती हैं। अब औजार हमारे पहले कैसे किससे बने होते थे? हमारे जो औजार है पहले, वो किससे बने हुए थे? पत्थरों से बने होते थे। पत्थरों से देख सकते हैं, ये हमारे पत्थरों से बने हुए औजार हैं। जैसे क, ख, ग, ढ, ग, घ, है ना। तो जैसे जैसे ये अब आप देखेंगे, हाँ, तो पत्थरों से अब हमारे जो ये क वाले औजार हैं, पत्थर से बने प्राचीनतम औजार। तो आप देखेंगे समय के साथ हमारे मतलब जो पत्थरों के औजारों की जो है, इसकी शेप तीखी होती, मतलब ये बिल्कुल नुकीले होते गए हैं, छोटे होते गए हैं हमारे औजार, है ना। तो पहले आप देखें क वाले औजार जो प्राचीनतम है, ये थोड़े मोटे हैं। फिर उसके बाद ख वाले आए, वो थोड़े और पतले हुए, थोड़े और आए, थोड़े और अच्छी शेप में आए, है ना। फिर घ वाले देखो थोड़ी और अच्छी शेप में, फिर घ, फिर छोटे, फिर ड वाले देख रहे हैं ना, जो आप बिल्कुल बिल्कुल गोल शेप में आ रहे हैं। तो पत्थर से बने हमारे औजार क्या थे? क वाले हैं, ये पत्थरों से बने प्राचीनतम औजार हैं। ख वाले हैं, इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया। और घ वाले इन्हें और बाद में बनाया गया था। और घ वाले हैं, इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया है, जो घ वाले हैं। और ण वाले हैं, ये गुट्टी का प्राकृतिक पत्थर है। ये जो है ना, इनको बनाया नहीं गया ड वाले को, ये हमारे प्राचीनतम पत्थर हैं। ठीक है, अब है पत्थर। अब ये देखिए आप, पत्थर, अब पत्थर के औजार किस किस काम आते थे? जैसे पेड़ों की छाल काटने, जानवरों की खाल उतारने, है ना। ये आप देख सकते हैं, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों, ये हरियों नहीं है, हड्डियों, लकड़ियों के मुंह लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे, है ना। इन लकड़ियों का प्रयोग ईंधन के साथ झोंपड़ी औजार बनाने के लिए किया जाता था। जैसे लकड़ियां काटने के लिए, शिकार करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता। जैसे आप पत्थर का यहाँ देख सकते हैं आप चित्र में, कि पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों खोदने के लिए, देखो यहाँ ये जड़ें खोदने के लिए कर रहे हैं। और जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था, है ना। ये आप देख सकते हैं। और ये अब आप देखिए पत्थर के जो ये हमारे, है ना, फिर ये हम आगे बताते जाएंगे। अभी रुकिए, देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, हाँ, जो हमारे पत्थर के औजारों का निर्माण था ना, पत्थर के उपकरणों का निर्माण, ये बिल्कुल एनसीईआरटी का ही पेज है, कि 2 तरीकों से बनाए जाते थे। एक तो पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था, तो उसे एक हाथ में लिया जाता था। फिर उसके दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल करके, मतलब हाथ में ही पत्थर रख के हथौड़ी से उसे उस पर मारा जाता था, उस पर वार किया जाता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक शल्क निकाले जाते थे, मतलब तब तक उसको बनाया, मतलब ठोका जाता था हथौड़ी जैसे, मतलब से, कि जब तक वह कुछ वांछित आकार या उपकरण ना बन जाए। और दूसरे तरीके कौन सी थी? एक थी दबाव शल्क तकनीक। अब जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि दबाव शल्क तकनीक किसकी थी, तो आप बताएंगे कि पत्थर का औजार बनाने की तकनीक थी दबाव शल्क तकनीक। ये भी हमारे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता था, और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते थे, जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते थे। मतलब क्रोड होता ना, जो पत्थर था, उसको एक जगह पर रखकर फिर उस पर वार कर रखकर हड्डी या पत्थर का कोई भी औजार होता था, उससे
शल्कनिका मतलब उससे उसे आकार दिया जाता था। अब आप देखते हैं चित्र में दिया गया है कि पाषाण उस उपकरण कैसे बनाए जाते हैं। इसके लिए अपनाई गई 2 तकनीकों में से एक यहाँ दर्शाई गई है। अब आप बताइए कि यह कौन सी तकनीक है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं हाथ में लेके बना रहा है ना, तो ये है हमारी पहले वाली, पत्थर से पत्थर टकराने वाली। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब मैंने आपको चित्र भी बता दिया है बिल्कुल, है ना, बुक में ही हमारा दिया हुआ है। अगर आप चित्र देखेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा कि समय के साथ कैसे कैसे औजारों में परिवर्तन आता गया। ठीक है, अब ये देखिए कुरनूल गुफाएं। कुरनूल गुफाएं थी, ये हमारा एक फैक्ट है, क्योंकि उसमें मैटर तो बहुत सारा दे रखा है, इतना अच्छा दे रखा है मैटर, पर हमें उसमें से फैक्ट, हमें तो परीक्षा में फैक्ट आएंगे ना, तो हमें फैक्ट याद करना है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये हमारे जो पुरास्थल दिए गए हैं, है ना, तो पुरास्थल किसे कहते थे? पुरास्थल उस स्थान को कहते थे जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते थे। मतलब ऐसी जगह जहाँ पर औजार, बर्तन, पुरानी इमारतें जैसी वस्तु के अवशेष मिलते थे, उसे पुरास्थल कहते थे। ऐसी वस्तु का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था। बाद में वे उन्हें छोड़कर चले गए और ये ज़मीन के ऊपर या अंदर कभी भी समुद्र, नदी के तल में पाए जाते थे। तो इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। इसमें हमें इतना ही बताया गया कि पुरास्थल किसे कहते थे। तो जैसे वो पहले तो वहाँ रहते थे, फिर वो कहीं छोड़ के या कुछ बाढ़ आने से कैसे भी वो सभ्यता ध्वस्त हो गई, तो वहाँ पर हमें जो वो औजार, बर्तन, सब इमारतें जैसी वस्तुएं मिलती है, तो उसे पुरास्थल कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए आप, ये हमारा, हम आपको मैप में दिखाएंगे जो हमारी कुरनूल गुफाएं थी ना, कुरनूल गुफाएं हैं ये हमारी, देखिए आंध्र प्रदेश में पड़ता है, नीचे की साइड आप देख सकते हैं, है ना। ये देख लीजिए कुरनूल गुफाएं, यहाँ से हमें राख के अवशेष मिले हैं। कुरनूल गुफाएं से, ये हमारा फैक्ट याद कर लीजिए कि वो कुरनूल गुफाओं से जो हमारे आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से हमें राख के अवशेष मिले हैं। तो इसमें जो त्रिकोण वाले हैं पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है, और जो ये ब्लू कलर के हैं चौकोर वाले नवपाषाणिक पूरा स्थल है, और ग्रीन वाले जो सर्कल में है महापाषाणिक पूरा स्थल है, और ये हमारे आरंभिक गांव है, ये बैंगनी कलर के हैं, और स्टार में है आधुनिक नगर। ये बैंगनी कलर के तो आरंभिक गांव, और स्टार वाले येलो कलर के आधुनिक नगर। तो यहाँ देखिए हमारे भीमबेटका की गुफाएं सुनी होगी आपने, है ना। ये देखिए ये मेहरगढ़ हमारे पाकिस्तान में पड़ता है, बुर्जोम हमारे कश्मीर में पड़ता है। भीमबेटका की गुफाएं आपने सुनी होगी, एमपी के पास में पड़ती है। और ये इनामगांव नाम से आ सकता है कि आरंभिक गांव, इसमें एक ही दे रखा है, देखिए आप, है ना। तो इनाम गांव क्या था? आरंभिक गांव। इनाम गांव से आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि वो क्या था? आरंभिक गांव, है ना। तो ऐसे ही हम मेन चिरौंद यूपी में पड़ता है, ये भी आप याद कर सकते हैं। दाऊजली हैंडिंग, हुंसगी हुंसगी कर्नाटक में पड़ता है, कृष्णा नदी के तट पे। तो ये जो हमारे ब्रह्मगिरी है, ब्रह्मगिरी भी शायद कर्नाटक में पड़ेगा, कावेरी नदी के आसपास का क्षेत्र है ये। तो इस तरह हम ये जो मेन मैप में हमें दिखाई दे रहे हैं, आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद किरण राठौर पे मिल जाएगी। आप उसे सर्च करके आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आप ऐसे बिल्कुल हम आपको बिल्कुल ये नोट्स मतलब पैटर्न पे आपको पीडीएफ देंगे, तो उसमें आप चित्र भी आपको देंगे, आपको मतलब चित्र भी मिल जाएंगे पूरी पीडीएफ। इससे आप उसे देख के अच्छी तरह याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम आपको ये जो मेन हमने जो फैक्ट निकाले हैं वो हम आपको बता देते हैं। मैंने आपको चित्रों के माध्यम से भी समझा दिया है। ठीक है, अब ये कुरनूल गुफाएं कहाँ थी? मैंने बताया था आंध्र प्रदेश। यहाँ से हमें क्या मिला है? राख के अवशेष मिले हैं। ठीक है, आरंभिक काल को पुरा पाषाण काल कहते थे। जो आरंभिक काल था हमारा, उसे पुरा पाषाण काल कहते थे। पुरा पाषाण, अगर हम इसको छोटे छोटे तरीके से याद करेंगे तो हमें अच्छा सा याद हो जाएगा। बिल्कुल मैंने आपको बिल्कुल छोटे से छोटा करने की कोशिश करी है कि आपको सिर्फ
फैक्ट मिले और आप उसे अच्छे से याद करें और आपको एग्ज़ाम में वहाँ पे मुझे आपको याद आ जाए। तो पुरा पाषाण जो शब्द है यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। पुरा मतलब प्राचीन, पाषाण मतलब पत्थर। प्राचीन पत्थर का जो काल था वो पुरा पाषाण। पुरा पाषाण यह नाम पुरा स्थल से प्राप्त पत्थर के औजार के महत्व को बताता है। देख लीजिए, प्राचीन मतलब पुरा मतलब प्राचीन और पाषाण मतलब पत्थर, मतलब यह पुरा स्थल से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल है 20 लाख साल से पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है पुरा पाषाण काल। तो हमने ये ऊपर छोटा वैसा भी लिख दिया, रेड कलर में हम लिख लेते हैं तो हमें एकदम से हाईलाइट हमें याद हो जाता है। तो 20 लाख से 12,000 साल तक। अब पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला आरंभिक पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग। ठीक है, और मध्य पाषाण युग है जो इस काल को हम पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। मतलब अब आपके प्रश्न आ सकता है कि सबसे ज़्यादा पर्यावरणीय बदलाव कहाँ मिलते हैं, तो मध्य पाषाण युग में। इसे मैसोलिथ कहते थे। समय इसका था 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक। अब देख लो आप, 20 लाख से 12,000 साल तक तो था पूर्व पाषाण काल, है ना, आरंभिक पाषाण युग था। फिर मध्य पाषाण युग था 12,000 से, ये खत्म हुआ आरंभिक पाषाण युग, और मध्य पाषाण युग चालू हो गया 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक। इस काल के पाषाण औजार बहुत छोटे थे। अब ये आप, है ना, इन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहते थे। मतलब अब आपसे पूछ सकते हैं किस काल के पाषाण औजार बहुत छोटे थे, तो आपका जवाब होगा कि मध्य पाषाण युग के औजार बहुत छोटे थे। अब इन छोटे औजारों को क्या कहते थे, माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहते थे। ठीक है, फिर ये मध्य पाषाण युग खत्म हुआ तो हमें नव पाषाण युग चालू हो गया। तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, 10,000 साल पहले से। अब आप देख सकते हैं, मैं आपको ये बता देती हूँ, पैराग्राफ देख लीजिए आप। देखें, नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उसे बड़े बड़े नाम लिखे हैं। आरंभिक काल को वह पुरा पाषाण काल कहते थे। यह 2 शब्दों पुरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। मतलब जो ये पुरा पाषाण काल था कि यह पुरा स्थल से प्राप्त जो पत्थर के औजार थे ना, उसको बताता है, इसलिए इसे पुरा पाषाण काल कहते हैं। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण युग। मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटी गई है। अब आपसे पूछेंगे मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी किस काल के दौरान घटित हुई है तो ये आएगा हमारा पुरा पाषाण काल में। जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मैसोलिथ या मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इसका जो काल है 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक का माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, है ना मैंने अभी ऊपर बताया था ना आपको कि इस काल के जो पाषाण औजार थे बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता था। इन छोटे औजारों को माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुंह लगे हंसिया, आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अगले पृष्ठ 13 पर बने चित्रों को देखो। इस दौरान बनाए गए औजारों में तुम्हें कोई बदलाव दिखाई देगा। हमने ऊपर देखा था ना कि कैसे बदलते गए औजार, है ना। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है, इसे नवपाषाण युग। अभी इतना बड़ा पैराग्राफ है, बिल्कुल मैंने आपको छोटा करके इतने से नोट्स बना दिए, आधा पेज भी नहीं हुआ होगा इसका, है ना, 4-5 लाइन में बना दिए। कितने छोटे नोट्स बना दिए ना, देख सकते हैं आप, है ना।
आप देखो सिर्फ ये कितनी सी लाइनें हो गई। तो आपको इतना सा बिल्कुल मैं आपको फैक्ट याद कराऊंगी, है ना। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे पटने। अब एक पटनेपुरा स्थल याद कर लीजिए, महाराष्ट्र में पड़ता है ये, है ना। भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग के अंडे मिले थे। अब आपके क्वेश्चन आ सकता है कि पुरापाषाण युग के दौरान या शुतुरमुर्ग होते थे। तो महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। अब शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? महाराष्ट्र के पटने से शुतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं। और राख के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कुंडुल गुफाएं आंध्र प्रदेश से। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिला है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। उसकी और ये है ना, ये जो शुतुरमुर्ग के अंडे थे, इनसे ये हमारा मेन फैक्ट है कि भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। और शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष कहाँ से मिले हैं? महाराष्ट्र के पटने से। इन छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता था। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। अब किस पक्षी या किसके अंडों से मनके बनाए जाते थे? कि शुतुरमुर्ग के अंडे से। ये आपने अभी तक कहीं नहीं पढ़ा होगा कि शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, है ना। यहाँ आप 6th क्लास की बुक में देख सकते हैं आप इसको। हुसंगी कर्नाटक। अब ये सिर्फ ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हुसंगी पुरास्थल कहाँ है? कर्नाटक में। पुरापाषाण युग के कई पुरास्थल मिले हैं यहाँ पे। जो हुसंगी कर्नाटक है ना, यहाँ पे पुरापाषाण युग के कई पुरास्थल मिले हैं। ठीक है, आज का हमारा चैप्टर आज यहीं ख़त्म हुआ। धन्यवाद। और आप अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो हमारी टीचर भर्ती की तैयारी कर रहा है या अन्य किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहा है, तो उसके साथ शेयर कीजिए। आगे हम राजस्थान के जीके के बारे में वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ